हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। सीए इंटर जैन 25 आइटम का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आरटीपी, इसके पहले 8 क्वेश्चंस की डिस्कशन मैंने इसके पहले वाले 2 वीडियोस के अंदर मैंने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने पहले दोनों वाले वीडियोज़ मिस किए रहेंगे तो आप उसको प्लीज़ चेक कर लेना। लेट्स कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? AB publishers work for various educational institutes for editing, binding, printing of various books and magazines on job work basis। एम्प्लॉय कॉस्ट के ऊपर का क्वेश्चन है। कोई प्रिंटिंग प्रेस है जो जॉब वर्क बेसिस पे जितना काम रहेगा उसके हिसाब से, जैसे काम मिलेगा वैसे हर एक काम के लिए अलग अलग कोटेशन निकालती है और कॉस्ट कैलकुलेट करती है। तो ये प्रिंटिंग प्रेस है जो अलग अलग काम लेती है। करंटली द कंपनी हैज़ एम्प्लॉयड 30 वर्कर्स। फिलहाल इस कंपनी के पास कितने लोग काम करते हैं, कितने वर्कर्स काम करते हैं? तो 30 वर्कर्स काम करते हैं। एंड पे देम ऑन आर्ली रेट बेसिस। इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका पेमेंट कैसे जाता है? तो आर्ली रेट बेसिस के हिसाब से जाता है फॉर जॉब असाइन। जितना काम देंगे उस काम के लिए कितना घंटा काम करेंगे उसके हिसाब से हम उसका पेमेंट करते हैं। आगे क्या बोल रहा है? टू कंप्लीट वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द एवरेज टाइम अलाउड टू एन एम्प्लॉइज 8 आवर्स फॉर 10 पेजेस मैगजीन। 10 पेजेस की मैगजीन काम करने के लिए एक बंदे को 8 घंटे दिए जाते हैं और उसको घंटे के हिसाब से हम पेमेंट करते हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च 2 एम्प्लॉइज C एंड D वेर गिवन 21 यूनिट्स एंड 30 यूनिट्स ऑफ अ मैगजीन। 2 वर्कर्स थे C और D। कितना काम दिया गया है? तो एक को 21 यूनिट्स 21 मैगजीन्स का काम दिया गया है और एक को 30 यूनिट्स का काम दिया गया है। तो दिस वॉज द वर्क अलॉटेड टू देम फॉर बाइंडिंग वर्क। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द वर्क असाइन। तो उनको क्या काम दिया गया, उनका डेटा दिया है C और D को। वापस वही लिखा वर्क असाइन 21 यूनिट्स एंड 30 यूनिट्स। जबकि ऊपर ही क्वेश्चन ने बोला एक काम को करने के लिए उनको 8 घंटे का समय दिया जाता है। अच्छा, ये लोग ने कितने घंटे में काम किया है? टाइम टेकन इज 78 आवर्स एंड 114 आवर्स। इसने 78 आवर्स में काम पूरा करके दिया, उसने उसका काम 114 आवर्स में पूरा करके दिया। रिमेंबर दोनों के काम भी अलग अलग है। द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेजेस इज 60 रुपीज़ पर आवर। उनको फिलहाल 60 रुपये एक घंटे के हिसाब से पे करते हैं। एंड बोनस एज पर, इंपॉर्टेंट ये, एंड बोनस एज पर हेल्से सिस्टम। उनका जो बोनस निकलता है कौन से बेसिस पे आता है? तो हेल्से के हिसाब से हम उनको बोनस पे करते हैं। अगर उन्होंने टाइम बचा है तो हम उनको बोनस भी देते हैं और वो हेल्से सिस्टम के हिसाब से। हेल्से का फॉर्मूला सबको पता है। हेल्से में हम लोग जितना टाइम काम करेंगे उसका तो पेमेंट पे करते ही है, प्लस जितना टाइम सेव किया है उसका 50% का बोनस देते हैं हम लोग। However, a new wage agreement has been signed between the employees and the company where employees will be paid 65 per hour with effect from April month। employees को 65 per hour पे करना है। कौन से महीने से? तो अप्रैल महीने से। रिमेंबर ऊपर का जो डेटा था वो मार्च महीने का था और हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके हिसाब से अगले महीने से हमको उनको एक घंटे का 60 की जगह पे 65 के हिसाब से पेमेंट करना है। क्वेश्चन ने बोल रहा है बट इन एडोरेंटली फॉर द मंथ ऑफ मार्च द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी पेड वेजेस टू दिस एम्प्लॉइज कंसिडरिंग द रेट ऑफ वेजेस ऑफ 65 पर आवर। पर मार्च महीने में हमारे अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? हमारे अकाउंटेंट ने गड़बड़ कर दी। और क्योंकि ये जो रेट बढ़ा के दिया गया है 60 का 65, वो बोल रहा है ऊपर ही क्या बोल रहा था कब से एप्लीकेबल हो रहा है? तो अप्रैल महीने से एप्लीकेबल हो रहा है। पर उसने मार्च महीने में ही उनको कौन से रेट से पे कर दिया? तो 65 के हिसाब से पे कर दिया। तो 2 वर्कर्स है, उनको काम दिया गया था, उनका रेट 60 के हिसाब से था, उनका हेल्से का पेमेंट था। मार्च में 60 का रेट एप्लीकेबल था, अप्रैल से 65 का रेट एप्लीकेबल हो रहा था, पर गलती से इसने मार्च में ही 65 के रेट से पेमेंट कर दिया। तो क्या पूछ रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। पहला सवाल क्या पूछ रहा है? द अमाउंट ऑफ लॉस। ऑब्वियसली लॉस तो होना है क्योंकि 60 का 65 हुआ है। दैट द कंपनी हैज़ इनकर्ड ड्यू टू द इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन। इस इनकरेक्ट रेट की वजह से कंपनी को कितने रुपये का नुकसान हुआ है मार्च महीने के अंदर? तो ऑब्वियसली रेट के बढ़ने की वजह से कंपनी को कितने रुपये का नुकसान हो रहा है मार्च महीने में, ये पूछ रहा है। सेकेंड सवाल पूछ रहा है लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यू टू द इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन इफ इट हैड फॉलोड रोवेन सिस्टम ऑफ बोनस पेमेंट। अगर यही कंपनी हेल्से के जगह पे रोवेन सिस्टम फॉलो करती तो ये नुकसान कितना होता है ये बताओ। मतलब पहले में नुकसान निकालना है पर हेल्से के हिसाब से, दूसरे में नुकसान निकालना है रोवेन के हिसाब से, और तीसरा सवाल पूछ रहा है अमाउंट दैट कुड हैव बीन सेव्ड इफ़ रोवेन स्कीम ऑफ बोनस पेमेंट वेर फॉलोड। मतलब यही स्टार्टिंग में अगर हेल्से के हिसाब से रोवेन करती तो उनका कितना पैसा, गलती तो हुई है पर तभी भी आपका कितना पैसा बचता, ये आपको उसको थर्ड पार्ट में चाहिए। तो पहले में हेल्से के हिसाब से कितना नुकसान है, दूसरे में रोवेन के हिसाब से, और तीसरे में दोनों का डिफरेंस चाहिए उसको। तो ऑब्वियसली बच्चों 2 वर्कर्स है हमारे C और D, तो उनका कैलकुलेशन पहले हमको करना है।
पहला तो बेसिक कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, रेट कुछ भी हो, जो घंटे काम किया उसके हिसाब से प्लस जो टाइम बचा उसके हिसाब से पेमेंट करना है। तो जो 2 वर्कर्स हैं हमारे, क्या नाम है उनके, सी और डी, उनको टाइम अलाउड कितना था, उन्होंने कितना वर्क किया वो लोग ने, व्हाट वाज द वर्क डन, कितनी यूनिट्स काम किया, इन्होंने 21 यूनिट्स काम किया, इन्होंने 30 यूनिट्स काम किया, तो दिस इज 21 यूनिट्स एंड 30 यूनिट्स, करेक्ट। एंड व्हाट वाज माई टाइम अलाउड पर यूनिट, एक यूनिट को कितना घंटा दिया गया है उनको, तो एक यूनिट को दिया गया 8 घंटा। मतलब जो उन्होंने काम किया उनका टोटल टाइम अलाउड, उनको कितना समय लगाना चाहिए था, तो पहले को 21 इंटू 8 168 आवर्स लगाने चाहिए थे और दूसरे को 240 आवर्स लगाने चाहिए थे। पर वो लोग ने टाइम कितना लिया, टाइम कितना लगाया, इसने 78 आवर्स लगाए, इसने 114 आवर्स लगाए। तो बच्चों बचा हुआ टाइम तो उसने सेव किया रहेगा, टाइम सेव कितना हुआ पहले से, तो 168 माइनस 78 इट इज़ 90, 240 माइनस 114 इट इज़ 126, ये घंटे वो लोग ने सेव किया है। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे रेट से तो अमाउंट आ जाएगा, पर मैं टोटल आवर्स निकाल रहा हूँ जिसके लिए उनको हम पेमेंट करते हैं। तो बच्चों हेल्से के हिसाब से अगर हम पे करेंगे सी को और डी को, तो पहला तो वो लोग ने जितना काम किया उतना तो उसका तो पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। कितना घंटा काम किया है, टाइम अलाउड नहीं, सॉरी, कितना घंटा वो लोग ने काम किया है, टाइम टेकन कितना है, पहले वाले ने कितना घंटा काम किया है, पहले वाले ने 78 आवर्स काम किया है, दूसरे वाले ने 114 आवर्स काम किया है, तो इतने घंटे का तो उनको पेमेंट देना है। प्लस बोनस जो देंगे वो हेल्सी के हिसाब से देंगे, तो कितना देंगे, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। पहले वाले ने कितने घंटे सेव किए, तो पहले वाले ने 90 घंटे सेव किए, तो 90 का 50%, और वैसे ही दूसरे का कैलकुलेशन है, इसको 45 आवर्स का बोनस मिलेगा हेल्सी के हिसाब से, और दूसरे को 126 का हाफ विच इज़ 63 आवर्स का। तो अगर हेल्सी के हिसाब से पे करेंगे तो 78 प्लस 45 उसको 123 आवर्स का पेमेंट मिलने वाला है, 114 प्लस 63 इसको 177 आवर्स का पेमेंट मिलने वाला है। तो सीधी सीधी बात है, इतने घंटे का पेमेंट देना है, घंटे तो वही रहने वाले, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन की वजह से गड़बड़ कहाँ पे हुई है, जहाँ पे 60 रुपीज़ के हिसाब से पे करना था वहाँ पे 65 के हिसाब से पे किया गया, तो 65 में से 60 तो करेक्ट था, 5 रुपये एक्स्ट्रा गया, वही नुकसान है। तो पहले सवाल का जवाब क्या होगा, अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यू टू इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन। सी के केस में 123 आवर्स जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए उसमें अगर हेल्से के हिसाब से पे कर, अपना करेक्ट रेट के हिसाब से पे करते तो 60 ही देते, क्योंकि मार्च में तो 60 एप्लीकेबल था, पर उसको गलती से हमने 65 दिया, मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा दिया। तो 5 रुपये के हिसाब से 123 आवर्स का 615 रुपये एक्स्ट्रा इधर गया, और डी के केस में 177 आवर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 885 रुपीज़ एक्स्ट्रा गया, करेक्ट। तो इनकरेक्ट रेट सिलेक्शन की वजह से हेल्से के हिसाब से उसने पेमेंट किया, तो कंपनी को ये नुकसान हो गया। पर सेकंड सवाल वही पूछता है, कैलकुलेट लॉस इनकर्ड अगर कौन सी स्कीम एप्लीकेबल होती, रोवन एप्लीकेबल होती, तो रोवन के हिसाब से कितना घंटे का पेमेंट जाता, तो वापस वही निकालते हैं सी और डी, ये किसके हिसाब से निकल रहे हैं, रोवन के हिसाब से। बच्चों वो लोग ने जो टाइम लगाया उसका तो पेमेंट उसको उधर भी देना है, इधर भी देना है, और वो कितने घंटे हैं, 78 और 114 है। पर बोनस आवर्स क्या रहेंगे, तो रोवन कैसे बोलता है, रोवन बोलता है इट इज़, रोवन के हिसाब से कैसे कैलकुलेट होते हैं बच्चों, वो इट इज़ टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड, यही आपके बोनस आवर्स है। तो इस केस में आप देखो 78 इज़ द टाइम टेकन, 90 इज़ टाइम सेव्ड एंड 168 वॉज टाइम अलाउड, तो इट इज़ 78 अपॉन 168 इंटू 90, करेक्ट ना, 78 टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड, तो कितना आएगा ये 78, इधर आएगा 41.78 आवर्स, 41.78 आवर्स का हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट पे करेंगे, बोनस देंगे, और इधर कैसे आने वाला है, इट इज़ 114 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 126, 59.85। तो इधर कितना रोवन के हिसाब से कितना पेमेंट जाएगा, 78 प्लस 41.78 मतलब
119.78 आवर्स का पेमेंट जाएगा, और इधर 114 प्लस 59.85 173.85 आवर्स का पेमेंट जाएगा। और रेट तो वही है, रेट सिलेक्शन की वजह से 5 रुपये का डिफरेंस तो है ही, तो इसका आंसर सिंपल रहेगा बच्चों, सी और डी। 119.78 इंटू 5 एंड दिस इज़ 173.85 इंटू 5। तो क्या अमाउंट आएगी, नीचे की अमाउंट आएगी 869.25 और ऊपर की अमाउंट आएगी 119.78 इंटू 5 598.9। तो ये इतना नुकसान होता अगर उसने मिस्टेक तो की होती, पर हैल्से की जगह पे कंपनी रोवेन स्कीम फॉलो करती। और पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट दैट कुड हैव बीन सेव्ड। तो बच्चों नुकसान तो हो रहा है, पर अगर हैल्से फॉलो करते तो सी के केस में 615 का नुकसान हो रहा है, पर वही अगर रोवेन फॉलो होता तो बस 598.9 का ही नुकसान होता। मतलब कंपनी के थोड़े पैसे तो बच जाते नुकसान होने के बावजूद। कितने बचते, 615 माइनस 598.9 विच इज़ 16.1। ये राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आ सकता है, कोई पूरा रेट लेगा, कोई 2 डिजिट लेगा, विच इज़ ओके। और वैसे दूसरे के केस में आएगा इट इज़ 885 माइनस 869.25। मतलब भले हमने नुकसान किया है, पर हमने एटलीस्ट स्कीम हैल्से की जगह पे रोवन फॉलो की होती तो एटलीस्ट 16 रुपये और 15 रुपये हमारे बच जाते। रोवन की जगह पे हैल्से फॉलो हो रहा है तो नुकसान भी हो रहा है, रेट की वजह से तो नुकसान हो रहा है, प्लस स्कीम ने और ज़्यादा बोनस दे दी तो हमको डबल नुकसान हो रहा है। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके ऊपर का क्वेश्चन है, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या समझाता है। बोलता है हैंड लिमिटेड सेल्स 3 प्रोडक्ट्स नेमली ए बी एंड सी। 3 प्रोडक्ट्स बेचती है कंपनी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग सेल्स कॉस्ट एंड एक्टिविटी। बच्चों क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो सिंपल लॉजिक है, एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मतलब ये एबीसी का क्वेश्चन है। बच्चों पुराने जो मेथड से ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो सारे प्रोडक्ट्स को एक सिंगल तरीके से ओवरहेड्स बांटते थे, फिर वो लेबर आवर्स हो, मशीन आवर्स हो, बट एवरी वन यूज टू गेट द सेम ट्रीटमेंट। एबीसी का कंसेप्ट क्या बोलता है, बॉस आप वैसे नहीं करो, आप आपके टोटल ओवरहेड्स को स्प्लिट करो, कौन सी चीज़ों की तरफ आपका खर्चा हो रहा है। जैसे टोटल ओवरहेड्स के अंदर एक कॉस्ट हो सकता है परचेज ऑर्डर को खरीदते वक्त, परचेज करते वक्त, ऑर्डरिंग करते वक्त होने वाला खर्चा, जो पीओ बेस्ड कॉस्ट है। फिर आप आइडेंटिफाई करो ये कॉस्ट, खुद को पूछो ये कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट जो है वो परचेज ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी बार आपने पीओ रेस किया रहेगा उतने बार ये खर्चा आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट ने सेम बार पीओ रेस किया रहेगा, किसी ने कम पीओ में माल खरीदा रहेगा, किसी ने बहुत बार माल थोड़ा थोड़ा करके मंगाया रहेगा। तो ये कॉस्ट आपके परचेज ऑर्डर्स पे डिपेंड करती है, तो इसको बोला जाता है ड्राइवर, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। तो आप उस एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर को बेस लेके आप आपकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, करेक्ट। तो ये भी उसी के ऊपर का क्वेश्चन है, एबीसी के ऊपर का क्वेश्चन है। तो आपको सेल्स कॉस्ट और उनके एक्टिविटीज़ का डेटा दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कौन सा डेटा दिया है, देखो आपको सबके सेल्स दिए हैं, सबके कॉस्ट ऑफ सेल्स दिए हैं, सामान कितने में बेचा है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो आपको जीपी मिल सकता है। उसके अलावा आपको आगे क्या डेटा दिया है, एरिया ऑफ स्टोरेज इन स्क्वायर फीट, नंबर ऑफ पार्सल सेंट एंड नंबर ऑफ इनवॉइसेस सेंट। देखो ये रुपीज़ में डेटा नहीं है, ये इसके लिए डेटा दिया है क्योंकि वो कॉस्ट, जो कोई भी कॉस्ट होगी वो बांटने के लिए कोई तो बेस होना चाहिए, किसके लिए कितनी बार पार्सल्स रेस किए वो पता रहेगा, तभी पार्सल बेस्ड कॉस्ट उसके हिसाब से बांटी जा सकती है। इनवॉइसेस की कॉस्ट ताकि इनवॉइस बेस्ड डेटा को बांटने के लिए इस्तेमाल की जा सके, तो इसके लिए आपको डेटा दे के रखा है। आगे क्या बोल रहा है, द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऑन द एंड द बेसिस ऑफ एलोकेशन आर एज फॉलोज। कौन से ओवरहेड की कॉस्ट है और इसको कैसे बांटना है। तो रेंट और इंश्योरेंस का खर्चा है 6 लाख रुपया। ऑब्वियसली बच्चों ये 6 लाख एक का नहीं रहेगा, ये तीनों का मिला के रहेगा, तो इसको बांटना है। और क्वेश्चन ने सामने से बता भी रखा है कि उनके ड्राइवर्स किसके बेस, हर एक के ड्राइवर्स क्या है। रेंट एंड इंश्योरेंस को स्क्वायर फीट के बेसिस पे बांटना है, और स्क्वायर फीट का डेटा आपके पास ऊपर दे के रखा था। वैसे ही डिप्रिसिएशन जो है वो नंबर ऑफ पार्सल्स के बेसिस पे बांटने हैं, पार्सल्स का डेटा भी ऊपर था। और वैसे ही सेल्समैन सैलरीज जो है वो सेल्स वॉल्यूम के बेसिस पे बांटनी है, और सेल्स की फिगर ऊपर दी हुई थी। एडमिन वेजेस किसके बेसिस पे बांटने, तो नंबर ऑफ इन्वॉइसेस के बेसिस पे बांटने, इन्वॉइसेस का डेटा भी आपके सामने ऊपर था। उसके अलावा और कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल वो 4.8 पर पार्सल है, ये रहे नंबर ऑफ पार्सल्स। कमीशन है 2.4% ऑफ सेल्स, तो सेल्स का डेटा भी सामने है।
और स्टेशनरी इज़ 1.8 पर इनवॉइस, तो इनवॉइसेस का डेटा भी आपके सामने है। तो बोल रहा है, तो हम बांट तो सकते हैं कॉस्ट। फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज़ रिकमेंडेड टू डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट सी सिंस इट्स सेल्स आर लेस कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स। फाइनेंस मैनेजर बोल रहा है सी को कम बेचो क्योंकि उसके सेल्स बाकी दोनों से कंपेयर्ड, इसका 60 लाख है, उसका 90 लाख है और इसका 54 लाख का ही सेल्स था, इसके लिए बोल रहा है सी को बंद कर देते हैं। You are required to prepare the profitability statement of each product showing the percentage of profit on sales for each product. हर एक का प्रॉफिट परसेंटेज बताओ एंड ऑल्सो एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर। क्या वो सही है, क्या सी को बंद करना है? हम क्या करेंगे, हर एक का प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, किसी का अगर कम आ रहा है तो उसके बारे में सोचेंगे बंद करना है क्या। करेक्ट। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू सेल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो हमको बस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है और देखना है कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो बस वही कर रहा हूँ मैं, 3 प्रोडक्ट से अपने ए, बी और सी उनकी प्रॉफिट निकालने का काम कर रहे हैं। सेल्स की फिगर है और कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर है, तो हम जीपी तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो मैंने जीपी लिख दिया। कितना है पहले का, 60 माइनस 30 इट इज़ 30 लैक्स। सेकेंड इज 90 लैक्स माइनस 78 लैक्स विच इज़ 12 लैक्स। एंड थर्ड इज 54 लैक्स माइनस 27 लैक्स विच इज़ अगेन 27 लैक्स। अभी उसमें से एक एक करके कॉस्ट माइनस करेंगे। पहला कौन सा खर्चा था, एरिया ऑफ स्टोरेज, नंबर ऑफ पार्सल्स और नंबर ऑफ इनवॉइसेस, ये तो डेटा दिया है। पहला है रेंट एंड इंश्योरेंस, 6 लाख रुपये है, रेंट है 6 लाख रुपया, जो किसके बेसिस पे बांटना है आपको बांटना है स्क्वायर फीट के बेसिस पे, और ये रहा आपका स्क्वायर फीट का डेटा। तो स्क्वायर फीट का फिगर कितना है, 72,000, 1,08,000 और 36,000, 2,16,000। करेक्ट। तो इट इज़ रेंट इज़ हाउ मच, 6 lakhs into 72,000 divided by 2,16,000, तो इट इज़ 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट का कितना आएगा, 72 के बाद कितना है, 108 है, डिवाइड बाय 72 इंटू 108 इट इज़ 3 lakhs इंटू 36 डिवाइडेड बाय 108 इट इज़ 1 lakh। तो these are the figures of rent। नेक्स्ट कौन सा आइटम है बच्चों, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्सल्स। टोटल हम पार्सल्स कितने हैं, तो ये रहा पार्सल का डेटा, 240 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख 10, 750। ओके, तो डेप्रीसिएशन 270 है, 750 टोटल पार्सल्स थे, इंटू 240 डिवाइडेड बाय 750 इट इज़ 86,400। नेक्स्ट कितना आएगा, इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाई 240, 1,08,000 इंटू नेक्स्ट कितना है पार्सल्स, इंटू 210 डिवाइडेड बाई 3 lakhs, तो इट इज़ 75,600। बस रेशो में बांट रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट कम सेल्समैन सैलरीज, किसके बेसिस पे बांटना है, तो सेल्स वॉल्यूम के बेसिस पे। सेल्स वॉल्यूम कितना है, 60, 90 एंड 54, तो 60 प्लस 90 प्लस 54, 204, 11,40,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 204। पॉइंट में आंसर आ रहा है 335, 294 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 60, 502,941 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 90, 301,765। ये मेरा आ गया सेल्समैन सैलरीज। नेक्स्ट कम्स एडमिन वेजेस, किसके बेसिस पे बांटने हैं, वो 9 लाख रुपए, नंबर ऑफ इन्वाइसेस के बेसिस पे। ये रहा इन्वाइसेस, 60 प्लस 90 प्लस 144, 294 इज अ टोटल। तो इन्वाइसेस इज 9 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाई 294, 183, 673। Next comes into 90 divided by 60, 275,510, and last is into 144 divided by 90,
वापस वो लिख लेता हूँ मैं, 9 टोटल कितना था वो, 60, 90 एंड 144, 294. तो इट इज़ 9 लाख into 144 divided by 294. So it is 440,816. 440,816. वो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, ये 3 नहीं रहेगा, ये 4 रहेगा. करेक्ट. 275,510 plus 183,674. just to verify. 9 lakh. Just hold on बच्चों. Total is 60 plus 90 plus 144, 294. 9 lakh into 60 divided by 294, 183, 673, 674, ठीक है, into 90 divided by 60, 275,510 into 144 divided by 90, it is 440,816. 275,510, 183, 674, 183, 674. तो इट इज़ 9 लाख. करेक्ट. फिर उसके बाद बच्चों क्या है, पैकिंग वेजेस एंड मटेरियल. पैकिंग वेजेस कितना दिया आपको, 4.8 पर पार्सल, और ये रहे आपके नंबर ऑफ पार्सल्स. तो 2,40,000 इंटू 4.8, 11,52,000. नेक्स्ट कम्स into 30 divided by 24 parcel send ना, correct. 14,40,000. and last is into 21 divided by 30, 10,08,000. उसके बाद है कमीशन विच इज़ 2.4% ऑफ सेल्स. तो सेल्स की फिगर तो ये रही, पहले इसके अंदर आई है अपने पास, उसका 2.4%. तो 60 लाख का 2.4%, इट इज़ 1,44,000. नेक्स्ट का कितना आएगा, इंटू 90 डिवाइडेड बाई 60, विच इज़ 2,16,000. और लास्ट का आएगा इंटू 54 डिवाइडेड बाई 90, 129,600. लास्ट कम स्टेशनरी विच इज़ 1.8 पर इनवॉइस, 1.8 per invoice, and these are the number of invoices. 60,000 into 1.8, which is 1,08,000. दूसरे का आएगा into 90 divided by 60, which is 162. लास्ट वाले का आएगा into 144 divided by 90, which is 259,200. तो सब कुछ हो गया, बस अभी हम फाइनली इसका प्रॉफिट निकालेंगे हर एक का. तो इट इज़ 30 lakhs minus 2 lakhs minus 86,400 minus 335, 294 minus 183,674 minus 11,52,000 minus 1,44,000 minus 1,08,000. तो इट इज़ 790,632. सेकेंड का क्या है, 12 lakhs minus 3 lakhs minus 1,08,000 minus 502,941 minus 27,550 minus 14,40,000 minus 2,16,000 minus 1,62,000. करेक्ट. तो इट इज़ नेगेटिव में आ रहा है ये 180,4451. पहले वाले का एक बार वापस देख लूँ मैं, 30 lakhs minus 2 lakhs minus 86,400 minus 335,294 minus 183,674 minus 11,52,000 minus 144 minus 1,08,000. It was correct, sorry. So last is 27 lakhs minus 1 lakh minus 75,600 minus 301,765 minus 440,816 minus 10,08,000 minus 129,600 minus 259,200. So it is 385,019. 385,019. तो बच्चों ये सवाल क्या पूछ रहा था कि बाबा फाइनेंस मैनेजर बोल रहा था सी को बंद करे क्योंकि उसके सेल्स कम थे. बच्चों सेल्स नहीं, प्रॉफिट से लेना देना, और प्रॉफिट किसका है, तो बी का प्रॉफिट नेगेटिव है. तो अगर मेरे को क्लोज़ कोई करना ही है तो मुझे बी को क्लोज़ कर देना चाहिए क्योंकि वो प्रॉफिट नेगेटिव दे रहा है.
हालांकि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर ये भी होना चाहिए कि सिर्फ एक साल के प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कि बाकी क्या ये शॉर्ट टर्म है, ये फॉल इन सेल्स, क्या ये ओवर द पीरियड भी हमको ये लॉस ही देने वाला है। अगर ओवर द पीरियड भी हमको लॉस देगा तो हमको इसको क्लोज कर देना चाहिए, अगर शॉर्ट टर्म रहेगा तो हमको ये सस्टेन करना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो बस आपको ये जो फिगर्स आई है प्रॉफिट की, इसको एज अ परसेंटेज ऑफ आपको सेल्स रेवेन्यू दिखाना चाहिए, आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये मोर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में फास्ट सॉल्व करो वरना ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फिर, कॉस्ट शीट के ऊपर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, IC लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ फ़ोन कवर्स, वन इज़ प्लास्टिक कवर एंड अनदर इज सिलिकॉन फ़ोन कवर। मतलब एक कंपनी 2 तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, 2 प्रोडक्ट्स है कंपनी के। आगे बोलता है द कॉस्ट डेटा रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ बोथ द फोन कवर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज प्रोवाइडेड बिलो। रिमेंबर ये जो डेटा है ये दोनों का मिला के डेटा है, पर आप बेचते हो तो दोनों को अलग अलग बेचोगे, प्राइस भी दोनों की अलग अलग होगी, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी जो निकालनी पड़ेगी वो अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ये जो फिगर्स है ये आपके सामने जो दिख रही है वो क्यूमुलेटिव फिगर्स है जिसमें दोनों प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। तो बस ऐसे क्वेश्चन में एक ही टास्क होता है कि किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट को स्प्लिट कर सकते हो, दोनों प्रोडक्ट में कैसे उसको स्प्लिट कर सकते हो, यही समझना है। तो दोनों का मिला के डायरेक्ट मटेरियल है 1 करोड़ का, वेजेस है 56 लाख के, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 32 लाख के। अदर इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फोन कवर इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सिलिकॉन फोन कवर वॉज ट्वाइस दैट ऑफ प्लास्टिक फोन कवर। सिलिकॉन के एक प्रोडक्ट को दुगना मटेरियल लगता है कंपेयर टू प्लास्टिक कवर, तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। वैसे डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ प्लास्टिक कवर वेयर 60% ऑफ दोज ऑफ सिलिकॉन फोन कवर। डायरेक्ट वेजेस जो प्लास्टिक कवर के वो 60% ही है सिलिकॉन के, मतलब सिलिकॉन पे एक प्रोडक्ट के लिए 100 रुपये के वेजेस लगते हैं, तो प्लास्टिक के लिए सिर्फ 60 रुपये के वेजेस लगते हैं। रिमेंबर ऑल दिस फिगर्स आर फॉर पर यूनिट बेसिस, तो हमको ये चीज़ में ध्यान में रख के इसका कैलकुलेशन करना है। वैसे बोल रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वाज एट द सेम रेट फॉर बोथ द टाइप ऑफ फोन कवर्स। प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो दोनों का पर यूनिट बेसिस पे सेम है, दोनों को पर यूनिट वही लगने वाला है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड बीइंग द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड जो है वो 50% है प्रोडक्शन ओवरहेड्स के और वो प्रोडक्शन का ही पार्ट है। सेलिंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सिलिकॉन फोन कवर वॉज ₹8 and 440 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। सेलिंग कॉस्ट उसकी 8 रुपये है, सेलिंग प्राइस उसकी 140, और ये किसकी बात कर रहा है, तो सिलिकॉन फ़ोन कवर की बात कर रहा है। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सिलिकॉन फ़ोन कवर सोल्ड, सिलिकॉन का कितने यूनिट्स हमने बेचे हैं, तो 90,000 यूनिट्स हमने बेचे हैं। जबकि हमने प्रोड्यूस कितने किए, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन सिलिकॉन के 1 लाख प्रोड्यूस किए और प्लास्टिक के 3 लाख हमने प्रोड्यूस किए। सिलिकॉन की 1 लाख यूनिट्स बनाए, प्लास्टिक की हमने 3 लाख यूनिट्स बनाए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर सिलिकॉन फ़ोन कवर शोइंग कॉस्ट एंड द प्रॉफिट पर यूनिट एंड टोटल। आपको सिलिकॉन का कॉस्ट शीट बना के उसका प्रॉफिट कॉस्ट सब कुछ चाहिए। ऑब्वियसली सिलिकॉन का ही पूछ सकते हैं क्योंकि सेल्स का जो डेटा दिया है आपके सामने वो सिर्फ सिलिकॉन का दिया है, जबकि कॉस्ट का जो डेटा दिया है वो तो सबका दिया है, दोनों का दिया है। तो हम दोनों का मिला के ही कैलकुलेट करेंगे, फिर आगे जाके देखेंगे क्या करना है। तो मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूँ बच्चों इधर शॉर्ट में ही। दो तरीके की चीज़ें हमारे पास, एक है सिलिकॉन और एक है प्लास्टिक। तो मैं इधर लिख रहा हूँ सिलिकॉन और इधर लिख रहा हूँ प्लास्टिक, करेक्ट। कॉस्ट शीट की शुरुआत कैसे होती है, तो रॉ मटेरियल्स कंज्यूम से होती है। बच्चों डायरेक्ट मटेरियल कितना है, तो 1 लाख रुपए है, और बोल रहा है कि ये एक का नहीं है, ये दोनों का मिला के, तो हमको इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए कौन सी एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है जो बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ सिलिकॉन फ़ोन कवर वॉज ट्वाइस दैट ऑफ प्लास्टिक का कवर। सिलिकॉन को दुगना मटेरियल लगता है प्लास्टिक के। तो बच्चों क्या इसका मतलब है, सिलिकॉन और इसको मैं 2:1 के रेशियो में बांटूँ, क्योंकि यहाँ पे तो दुगना बोला है, कवर्स ट्वाइस दैट ऑफ प्लास्टिक। तो बच्चों में 2:1 के रेशियो में नहीं बांट सकता, क्यों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो ये है, ये पर यूनिट फिगर है। एक यूनिट के लिए इसको डबल मटेरियल लगता है, पर क्या हमने यूनिट सेम बनाया है, तो ऑब्वियसली नहीं बनाया है, क्योंकि इसके 1 लाख बनाए हैं तो इसके 3 लाख बनाए। मतलब बच्चों समझ के चलो, अगर मैं इधर इसको समझाऊँ मैं शॉर्टकट में, सिलिकॉन और प्लास्टिक का डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, ये एडजस्टमेंट क्या बोलती है, डायरेक्ट मटेरियल फॉर सिलिकॉन फ़ोन कवर वॉज ट्वाइस दैट ऑफ प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक को अगर 1 रुपये का मटेरियल लगता है तो सिलिकॉन को 2 रुपये का मटेरियल लगता है, बट दीज आर द फिगर्स पर यूनिट। तो मेरे को और ये जो फिगर दिख रही है वो पर यूनिट नहीं है, ये तो ओवरऑल फिगर है, टोटल है। तो मेरे को रेशियो भी टोटल कॉस्ट का निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे करें,
इसको मल्टीप्लाई करूँगा यूनिट्स से, यूनिट्स कितने हमने प्रोड्यूस किए। तो क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है, सिलिकॉन की 1 लाख यूनिट्स है तो प्लास्टिक के 3 लाख यूनिट्स है। सिलिकॉन की 1 लाख यूनिट्स है तो प्लास्टिक के 3 लाख यूनिट्स है। तो बच्चों 1 लाख यूनिट पे 2 रुपये के हिसाब से 2 लाख यूनिट्स के हिसाब से प्लास्टिक जानने वाला है, जबकि इधर 1 × 3 लाख यूनिट्स के ऊपर से हिसाब से खर्चा होने वाला है। तो इसमें आपस में जो खर्चा आएगा वो कौन से रेशो में आने वाला है, 2:3 के रेशो में खर्चा आने वाला है। रिमेंबर 2:1 ये पर यूनिट का डेटा, पर यूनिट का कॉस्ट का रेशो है, जबकि 2:3 जो आया वो पर यूनिट का नहीं आया है, वो ओवरऑल यूनिट्स का है। और ये जो फिगर है ये ओवरऑल यूनिट्स की कॉस्ट दे के रखी है। इसी वजह से इस कॉस्ट को कौन से रेशो में बांटेंगे हम लोग, 2:3 के रेशो में बांटेंगे। बच्चों ये एक बार समझ में आया तो पूरे क्वेश्चन में यही करना है, एक बार सिर्फ गलती नहीं होनी चाहिए, वो एक बार सही किया तो आगे का सब सही जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2:1 पर यूनिट का खर्चा है, रेशो है, जबकि 1 करोड़ रुपया सबका मिला के खर्चा है। तो आपका जो रेशो भी जो आना चाहिए वो 1 यूनिट का नहीं आना चाहिए, वो सबका मिला के आना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको। तो इट इज़ 2:3 में बांटेंगे, मतलब ये आएगा 40 lakhs और ये आएगा 60 lakhs। वैसे नेक्स्ट आइटम क्या है, तो डायरेक्ट वेजेस है, वापस वही लॉजिक है। सिलिकॉन ये क्या बोल रहा है, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ प्लास्टिक वे 60% डेट ऑफ सिलिकॉन। प्लास्टिक का डायरेक्ट वेजेस 60% है सिलिकॉन का, मतलब सिलिकॉन को अगर 1 रुपये का अगर प्लास्टिक लगता है तो प्लास्टिक को अगर 1 रुपये का अगर वेजेस लगता है तो प्लास्टिक को 60%, मतलब ये 0.60 का ही वेजेस लगाएगा। पर ये पर यूनिट हुआ, कितने यूनिट्स हमने बनाए, इसके 1 लाख बनाए और इसके 3 लाख बनाए। तो 1 लाख × 1 ये आया 1 लाख एंड 3 लाख × 1 ये 0.6 आया 180। मतलब इसमें आपस में जो रेशो आएगा वो 10:18 का रेशो आएगा। तो कितना आएगा, 56 lakhs × 10 डिवाइडेड बाई 28, ये आया 20 लाख और ये आएगा फिर 28 लाख, 28 lakhs। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट में मैं बच्चों दिस इज माई प्राइम कॉस्ट, दिस इज 40 × 20, दिस इज 60 lakhs एंड दिस इज 60 × 28, दिस इज 88 lakhs। प्राइम कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में क्या बोलता है, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वाज द एट द सेम रेट। सेम रेट मतलब बच्चों समझ के चलो, प्रोडक्शन ओवरहेड इज एट द सेम रेट, मतलब अगर इसको 1 रुपये है तो इसको भी 1 ही रुपया लगने वाला है। तो क्या मैं बोलूँ सीधा 1, ये भी अगर इसी लॉजिक को समझाऊँ तो 1 × 10 lakhs ये 10 lakhs आएगा एंड 1 × 30 lakhs ये भी 30 lakhs आएगा। मतलब जिस रेशो में यूनिट्स है उसी रेशो में कॉस्ट आने वाली है, क्योंकि पर यूनिट रेट तो दोनों जगह पे सेम ही है। तो दिस इज़ 1:3, तो 32 lakhs को 1:3 में करिए, ये आएगी 8 lakhs एंड दिस इज़ 24 lakhs। तो ये आ गया 68 lakhs एंड दिस बिकम्स 88 + 24, इट बिकम्स 112 lakhs। करेक्ट। तो ये आपका वर्क्स कॉस्ट आ गया। वर्क्स कॉस्ट के अंदर अदर आइटम्स आते हैं। अदर आइटम्स में क्या बोल रहा है, एडमिन ओवरहेड बीइंग द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का 15% है और ये इन रिलेशन टू प्रोडक्शन है। तो एडमिन ओवरहेड्स का इतना आएगा, ये 8 लाख था तो 8 लाख का 50% ये आएगा 4 लाख रुपया और ये आएगा 12 लाख रुपया। तो बच्चों ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कितना आएगा, 68 + 4, दिस बिकम्स 72 lakhs एंड दिस इज 124 lakhs। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया बच्चों। अभी एक ही खर्चा बाकी है जो है सेलिंग कॉस्ट का। पर सेलिंग कॉस्ट जो आता है बच्चों वो तो सामान बेचने पे आता है। करेक्ट। क्या हमने पूरा का पूरा सामान बेचा है क्या, तो नहीं। हमको दिख रहा है कि हमने इसके 1 लाख यूनिट्स बनाए थे सिलिकॉन के, पर हमने बेचे तो 90,000 ही है, मतलब ये 10,000 यूनिट्स अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं, पर क्लोजिंग फिनिश गुड्स को क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना आएगा बच्चों, 72 lakhs का खर्चा जो है वो 1 लाख यूनिट्स का है, तो 10,000 यूनिट जो बाकी है उसका कितना आएगा, तो इट इज़ 72 lakhs। 72 lakhs अगर 1 लाख यूनिट्स का है तो जो 10,000 बाकी है उसका जो रहेगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, तो इट इज़ 7.2 lakhs। इस केस में तो दिया ही नहीं आगे डेटा, क्योंकि आपको सिर्फ डेटा सेल्स का सिर्फ जो दिया है वो सिलिकॉन का ही दे के रखा है, प्लास्टिक का दिया नहीं तो उसकी कॉस्ट उधर ही रुक जाएगी। तो बच्चों इसको अगर हम निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से तो हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 72 lakhs - 7.2 lakhs, इट इज़ 64.8 lakhs।
COGS में क्या आएगा, तो जनरल एडमिन दिए आएंगे, पर जनरल एडमिन तो दिए नहीं है। लास्ट जो आएगा वो आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो कितना दिया है 8 रुपीज़ पर यूनिट। ऑब्वियसली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट ओवरहेड जो है वो यूनिट सोल्ड के ऊपर आनी चाहिए। आपने कितने यूनिट्स बेचे हैं, तो 90,000 यूनिट्स बेचे हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज 90,000 इंटू 8 विच इज़ 7,27.2 lakhs। तो बच्चों दिस इज नाउ माई टोटल कॉस्ट 64.8 प्लस 7.2 विच इज़ 72 lakhs। और सेल्स कितने रहेंगे बच्चों हमारे, तो 140 रुपये पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है, तो 140 इंटू 90,000 यूनिट्स, so it is 1,26 lakhs, and obviously the balancing figure is your profit. So what is the figure of my profit, 126 minus 72, it is 54 lakhs। तो 54 lakhs ये मेरा प्रॉफिट का फिगर है। इस तरीके से हमको प्रॉफिट मिल जाएगा वो सिलिकॉन प्रोडक्ट का जिसको हमने बेचा है। तो बच्चों ये वही क्वेश्चन है जहाँ पे हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉस्ट जो रहेगी वो दोनों की मिला के रहेगी। आपको बस क्या करने को आना चाहिए, उस दोनों कॉस्ट को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए नीचे डेटा दिया रहेगा। सिर्फ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो डेटा दिया है वो पर यूनिट बेसिस का रेशो दिया है। आपको जो रेशो निकालना है वो पर यूनिट का नहीं निकालना है, ओवरऑल बेसिस पे कैलकुलेट करना है। वो आपने किया तो आपका ये क्वेश्चन हमेशा सही आएगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो बढ़ते हैं आगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 किसके बारे में बात कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। मतलब बेसिक क्वेश्चन ही है ये, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड और रिकंसिलिएशन। क्या पूछ रहा है देखते हैं क्वेश्चन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द स्क्रूटिनी ऑफ द फिगर्स ऑफ बोथ द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ CK लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। 31 मार्च को इस कंपनी का डेटा दिया, स्क्रूटिनी करके जहाँ जहाँ पे डिफरेंसेज आए वो फिगर दे के रखी है। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स इज सो एंड सो, कॉस्ट अकाउंट्स का प्रॉफिट दिया है और फिर कुछ आइटम्स दिए और लास्ट में पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन शोइंग द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिया है और आपको फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट निकालना है। तो याद रखना है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के एंगल से सोचना है और फिर देखना है किसको ऐड करना है, लेस करना है। योर बेस इज कॉस्ट प्रॉफिट और आपको ढूंढना है फाइनेंशियल का प्रॉफिट। आपको कॉस्ट से फाइनेंस की तरफ जाना है। तो देखते हैं पहला आइटम क्या बोलता है, अंडर रिकवरी ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। अंडर रिकवरी बच्चों, रिकवरी एब्जॉर्प्शन ये किस में कंसेप्ट आता है, तो ये आता है सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स में। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में हम लोग जो फिगर लेते हैं वो एक्चुअल पेमेंट बेसिस की फिगर लेते हैं। तो मैं अंडर रिकवरी बोल रहा हूँ, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर रिकवरी बोलेगा तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स और अंडर बोलेगा तो कम हुआ है। मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स में सेलिंग ओवरहेड्स का खर्चा कम ट्रीट किया गया है। करेक्ट और इनकरेक्ट, कॉस्ट क्यों, क्योंकि रिकवरी का वर्ड है। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में सेलिंग ओवरहेड्स का खर्चा अंडर बोलेगा तो कम लिया गया है। तो कॉस्ट में अगर खर्चा कम लिया गया था तो कॉस्ट का आया हुआ जो प्रॉफिट रहेगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि कॉस्ट में खर्चा कम था तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा आया रहेगा। तो कॉस्ट की प्रॉफिट की जो फिगर है वो बड़ी वाली फिगर रहेगी और हमारा टारगेट है कॉस्ट की प्रॉफिट से फाइनेंस की प्रॉफिट की तरफ जाना है। तो बड़ी वाली फिगर से फाइनेंस की प्रॉफिट की तरफ जाना है तो इस फिगर को क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट में खर्चा कम गया है, कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा था तो उसे हमको कम करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। वैसे सेकेंड आइटम क्या बोलता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है, अंडर वैल्यू है, वापस वो क्या हुआ है, कम वैल्यू हुआ है। किस में कम वैल्यू हुआ है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्लोजिंग स्टॉक को कम लिया गया है। बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्रेडिट साइड में, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में लिखते हैं और क्रेडिट साइड हमारी इनकम की साइड होती है। तो मतलब ही कोई इनकम का आइटम कॉस्ट रिकॉर्ड्स में अंडर वैल्यू किया गया मतलब कम लिया गया है। तो कॉस्ट में रिकॉर्ड्स के अंदर अगर इनकम कम लिया गया था, अगर उसका इनकम ही कम लिया गया था तो उसका आया हुआ प्रॉफिट भी कम ही आया रहेगा। सीधी बात है ना, आपने अगर इनकम कम लिया है तो आपका प्रॉफिट भी कम ही आया रहेगा। तो कॉस्ट का प्रॉफिट जो है वो कम आया हुआ फिगर है और आपको ढूंढना है फाइनेंस का प्रॉफिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम आए हुए प्रॉफिट में उस फिगर को ऐड करना पड़ेगा ताकि जाके आपको फाइनेंस का प्रॉफिट मिले। तो ये फिगर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये फिगर यहाँ पे प्लस हो जाएगी। कॉस्ट में इनकम कम तो प्रॉफिट भी कम, तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रेंट रिसीव्ड क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। कोई रेंट मिला हमको पर वो सिर्फ कौन से रिकॉर्ड्स में कंसीडर किया गया है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कंसीडर किया गया है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में तो हम नॉन फाइनेंशियल इनकम को ट्रीट ही नहीं करते। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में रेंट को लिया ही नहीं गया है। कौन सा रेंट, इनकम वाला कि एक्सपेंस वाला, क्रेडिटेड बोला है मतलब इनकम वाला रेंट है ये। तो कॉस्ट में इनकम कम था तो कॉस्ट का इनकम ही कम था तो प्रॉफिट भी कम ही रहा रहेगा, सीधी सीधी बात है।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम फाइनेंस का प्रॉफिट निकाल सकें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट में इनकम कम था तो कॉस्ट का प्रॉफिट भी कम था, प्रॉफिट कम था तो उसको इंक्रीज करेंगे तभी जाके हमको फाइनेंस का प्रॉफिट आएगा। पर वही नेक्स्ट आइटम क्या बोलता है, बैड डेट्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। यही अभी उल्टा केस है। बैड डेट्स ये खर्चा सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में लिया गया है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में लिया ही नहीं गया है। तो फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड्स में अगर खर्चा कम था तो उसका प्रॉफिट, खर्चा अगर कम लिया गया था तो उसका प्रॉफिट ज़्यादा आया रहेगा। उस ज़्यादा आए हुए प्रॉफिट को कम करेंगे तभी जाके फाइनेंस का प्रॉफिट आएगा, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट में इनकम कम था तो प्रॉफिट ज़्यादा था, प्रॉफिट ज़्यादा था तो उसको कम करेंगे तभी जाके फाइनेंस का प्रॉफिट मिलेगा। सेम रिपीट एडजस्टमेंट है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। इनकम टैक्स वापस से फाइनेंशियल आइटम है जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड सिर्फ प्रोडक्ट के एंगल से सोचता है, बिजनेस का। इनकम टैक्स इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द प्रोडक्ट। हर कोई बंदा जो प्रोडक्ट बनाता है उसको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता, हर कोई बंदा जो टैक्स प्रॉफिट कमाता है उसको टैक्स पे करना पड़ता है। सो द लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स डज नॉट अराइज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस। इसके लिए खर्चा कॉस्ट रिकॉर्ड्स में लिया ही नहीं गया, तो कॉस्ट में खर्चा कम था तो कॉस्ट का प्रॉफिट ज़्यादा आया रहेगा, ज़्यादा आया रहेगा तो उससे क्या करेंगे अपन, वापस कम करेंगे। और लास्ट आइटम बोलता है अंडर रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट्स। वापस ऊपर वाला जैसे ही आइटम में अंडर रिकवरी दी है, वापस वहाँ पे सेलिंग ओवरहेड्स की बात कर रही थी, यहाँ पे एडमिन ओवरहेड्स की बात कर रहा है। सेम लॉजिक, कॉस्टिंग में खर्चा कम, कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज़्यादा तो उसे कम करेंगे तभी जाके फाइनेंस का प्रॉफिट आएगा। तो बस अभी कैलकुलेट करेंगे तो अपने को फाइनेंस का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इट इज़ हाउ मच, 5771,840 माइनस 1,16,800 प्लस 1,64,000 प्लस 87,200 माइनस 52,000 माइनस 254,400 minus 150. So the answer is 54,49,840. This is the profit as per financial records. Financial records आपका ये profit दिखाएगा. I hope the question is clear to everyone. तो बच्चों बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फोनिक लिमिटेड एक्सेप्टेड एन ऑर्डर टू सप्लाई 200 यूनिट्स पर मंथ ऑफ द प्रोडक्ट ई फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर। किसी साल भर में किसी क्वार्टर में हमने ऑर्डर लिया है जहाँ पे महीने के 2000 यूनिट्स अपने को थर्ड क्वार्टर में देने, 3 महीने में हर महीने में 2,000 यूनिट्स हमको देने। ईच मंथली बैच ऑर्डर रिकॉर्ड्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। आपने हर मंथ का एक बैच ऑर्डर आप बनाते हो जिसमें उसके लिए लगने वाले कितने मटेरियल लग रहे हैं और लेबर रख रहे हो उसका एक्चुअल हिसाब रख रहे हो। ओवरहेड्स आर चार्ज एट रेट पर लेबर आर। और मटेरियल लेबर के अलावा बच गया अभी ओवरहेड्स, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो हो गया। ओवरहेड्स को चार्ज करते हो, लेबर आवर्स को बेस लेके डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप ओवरहेड्स को। सेलिंग प्राइस इज एस्टेब्लिश्ड एट ₹15 पर यूनिट। और ये करने के बाद जो प्रोडक्ट बेचते हो 15 रुपये के हिसाब से बेचते हो। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स इज प्रोवाइडेड बिलो। अभी उसका डेटा दिया है आपको, 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बैच आउटपुट इन नंबर्स, कितनी यूनिट्स बन गए। सी बैच कॉस्टिंग की खासियत क्या, हम एक बैच में एक ग्रुप में काम करते हैं। हमने एक मिनिमम लॉट्स बैच साइज़ बना के डिसाइड करके रखिए कि बाबा इतना तो कम से कम करेंगे। उसके ऊपर फिर अभी कितना बैच बनेगा वो डिपेंड करता है। जैसे कोई क्लास है, वो बोलता है यार मैं कम से कम 50 बच्चों की तो बैच बनाऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 50 बच्चे बिठाऊंगा मैं। 50 के ऊपर अगर एडमिशन आएंगे तो तभी मैं उनको भी मैं एडमिशन दूंगा ही दूंगा। तो एक्चुअल आउटपुट कम ज़्यादा भी हो सकता है, करेक्ट और इनकरेक्ट। वैसे ही यहाँ पे दिया है बैच आउटपुट कितना है, तो अक्टूबर महीने में 2,500 बने थे, फिर 3,000 बने थे, फिर 2,000 बने थे। तो जो बन रहे उसमें से 2,000 दे रहे, पर बन रहे कितना, तो कभी 2,500 बन रहे, कभी 3,000 बन रहे, कभी 2,000 बन रहे। उनको बनाने के लिए एक्चुअल कितना मटेरियल लगा है उसका डेटा दिया है, एक्चुअल कितना लेबर लगा है उसका डेटा दिया है। ओवरहेड जो दिए है ऑब्वियसली वो पूरे कंपनी के दिए, और उसके बारे में क्वेश्चन ने लाइन भी बोली है, उसको बांटना है अपने को, और बांटने के लिए लेबर आवर्स को बेस लेके चलना है। मतलब भी फिर आपको क्वेश्चन को लेबर आवर्स का बेस डेटा देना पड़ेगा, वो लेबर आवर्स का डेटा भी आपके सामने है। लेबर इज पेड एट ₹2 पर आवर। लेबर को हम 2 रुपये पर आवर के हिसाब से पे करते हैं, 1 घंटे का 2 रुपये हम लोग लेबरर को पे करते हैं। तो बोल रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर। हर एक बैच का कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है बताओ, अलॉन्ग विद द ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6,000 यूनिट्स। और टोटल 6,000 यूनिट से आपको कितना ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आएगा वो भी बताओ। तो हर बैच का अपने को कॉस्ट और प्रॉफिट चाहिए, जिसमें 3 ही फिगर आने वाली है, मटेरियल लेबर और ओवरहेड। तो सिंपल है बच्चों, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर
अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको कॉस्ट चाहिए हर एक बैच की। अक्टूबर नवंबर दिसंबर कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट है? पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो दी है आपके सामने कितनी है, इधर 12,500, इधर 18,000 एंड इधर 10,000, ये आपकी मटेरियल की कॉस्ट हो गई। वेजेस की कॉस्ट चाहिए, रिमेंबर ये भी फिगर आपको रुपीज़ में ही दी है। डायरेक्ट वेजेस कितने हैं, 5,000, 6,000 और 4,000। बस अब इसमें एक ही फिगर और ऐड करनी है जो है आपके ओवरहेड्स की फिगर। पर ओवरहेड्स की फिगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दी है, ओवरहेड्स का आपको कैलकुलेट करना है। और रेट कैसा है, तो पर लेबर आ रहा है, तो उसका वर्किंग कैसे होगा देखो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर बच्चों, अगर ओवरहेड्स को अगर हम लेबर आवर्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे पहला तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी जॉब के लिए कितने घंटे लेबर ने काम किया। ये भी जो फिगर है वो दिख रही है, पर रिमेंबर दीज आर द फिगर इन रुपीज़। अपने को रुपीज़ में नहीं चाहिए, अपने को आवर्स में चाहिए डेटा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज़ माई डायरेक्ट वेज इस इन रुपीज़ कितना दिया है, तो ये रहे वो फिगर 5,000, 6,000 और 4,000। जबकि डायरेक्ट वेज रेट कितना है पर आवर, तो क्वेश्चन ये दिया है, उनको 1 घंटे के 2 रुपये पे करते हैं। तो बच्चों अगर मेरे वर्कर को मैं 5,000 के वेजेस दे रहा हूँ जबकि 1 घंटे का 2 रुपया वो चार्ज करता है, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगे रहेंगे इस जॉब के लिए, तो इस जॉब के लिए इधर 2,500 आवर्स लगे रहेंगे, इधर 3,000 आवर्स लगे रहेंगे और इधर 2,000 आवर्स लगे रहेंगे। और दीज आर माई लेबर आवर्स। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ ओवरहेड रेट पर आवर से तो मेरे को मेरे जॉब का ओवरहेड्स मिलेगा। अभी ओवरहेड रेट कैसे पता चलेगा, तो ये तो अपने जॉब के लिए नहीं है, तो ओवरऑल कंपनी का रेट निकलेगा बराबर ना। जैसे ये काम है वैसे और भी तो काम है, तो ओवरऑल पूरी कंपनी के कितना ओवरहेड्स का खर्चा हो रहा है और ओवरऑल सारे जॉब्स का मिला के कितना लेबर आवर्स काम किया जा रहा है, ये अगर कैलकुलेट करूँ तो मुझे ओवरहेड रेट मिल सकता है पर आवर। तो वही निकाल रहा हूँ मैं, ओवरहेड पर आवर। मुझे पता है अक्टूबर महीने के सारे काम मिला के 24,000 रुपये का ओवरहेड्स का खर्चा हो रहा है। और सारे के सारे काम मिला के कैसे पता चलता है, क्योंकि सारे के सारे काम का मिला के 8,000 का घंटे दिए हैं। हमारा जॉब उसमें से सिर्फ 2,500 घंटा काम करता है, पर सारे के सारे काम मिला के कितना घंटा काम होता है, तो 8,000 घंटा काम होता है। तो 24,000 का ओवरहेड्स अगर 8,000 घंटों से वसूल करना है, मतलब अक्टूबर महीने में 3 रुपये 1 घंटे से वसूल करना है। तो हर एक काम जो अपना घंटे लगाएगा, जो अपना समय लगाएगा, हर घंटे के पीछे 3 रुपये ओवरहेड्स चार्ज करेगा। अच्छा, हमारा जॉब कितना घंटा लगा रहा है उधर अक्टूबर महीने में, तो 2,500 आवर्स लगा रहा है। तो हमारी जॉब को कितना ओवरहेड कॉस्ट बेयर करना चाहिए, तो 2,500 इंटू 3 विच इज़ 7,500। आई होप इट इज़ क्लियर। सेम लॉजिक इधर भी आएगा। 18,000 जो है वो 9,000 घंटों से वसूल करने हैं, मतलब 2 रुपये 1 घंटा, और हमारा जॉब 3,000 घंटा लगा रहा है, मतलब उसको 6,000 रुपये वसूल करनी चाहिए। एंड दिस इज़ 30,000 डिवाइडेड बाई 10,000 विच इज़ 3, तो इट इज़ अगेन 3 रुपीज़ के हिसाब से 2,000 इंटू 3 इट हैज़ टू बेयर द कॉस्ट ऑफ 6,000। This is how the overhead cost will be charged to the jobs. Is this clear to everyone? So this is 7,500, this is 6,000 and this is again 6,000. तो ये मेरे क्या हो गए, ओवरहेड के कैलकुलेशंस हो गए। तो मटेरियल, लेबर और ये कर दिया, तो मुझे मेरा टोटल कॉस्ट मिल गया इस जॉब का। और इस जॉब के लिए अक्टूबर महीने में टोटल कितना खर्चा किया गया, 2,500 इंटू 3 7,500, 3,000 घंटे, 2 रुपये का रेट 6,000, और उधर 2,000 घंटे, 4,000 का 2,000 घंटे और 3 रुपये का रेट, करेक्ट। तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट कितना आएगा बच्चों, 12,500 प्लस 5,000 प्लस 7,500, दिस बिकम्स 25,000। दिस इज़ 18 प्लस 6 प्लस 6 विच इज़ 30, दिस इज़ 10 प्लस 4 प्लस 6 विच इज़ 20। ये करने के बाद कितने यूनिट्स बनाए हमने, तो इधर बनाए 2,500, इधर बनाए 3,000 और इधर बनाए 2,000, यही दिया डेटा। तो व्हाट इज़ माई टोटल कॉस्ट पर यूनिट, इधर भी 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा और इधर भी 10 आएगा। हर महीने में जो काम हो रहा है 10-10 रुपये की टोटल कॉस्ट है। जबकि आपको सेलिंग प्राइस दे के रखी थी उसकी पर यूनिट कितनी थी, हर महीने में जब भी हम बेचेंगे 15 रुपये के हिसाब से बेचेंगे। तो व्हाट इज़ माई प्रॉफिट पर यूनिट, हर महीने में जो काम होगा 5-5 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है। तो वही सवाल ने पूछा था, कैलकुलेट द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर, वो तो हमने निकाला। अलॉन्ग विद द ओवरऑल पोजीशन फॉर द ऑर्डर ऑफ 6,000 यूनिट्स, टोटल जो 6,000 यूनिट्स है उसका ओवरऑल पोजीशन क्या रहेगा। तो ये तो सिंपल है बच्चों, ओवरऑल पोजीशन
कितनी यूनिट्स दिए बच्चों मैंने उसको 2000 यूनिट्स पर मंथ देने थे, और ये कितने महीने के लिए चल रहा था, फॉर द थर्ड क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं बच्चों, तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, इसीलिए 3 महीने का डेटा है। तो 2000 इंटू 3 आपको उसको 6000 यूनिट्स देने हैं, और आपका सेल्स 15 रुपये पर यूनिट था। तो 6000 इंटू 15 90,000 रुपये का मेरा सेल्स हुआ है। जबकि टोटल कॉस्ट बच्चों आप देखोगे हर जगह पे 10-10 रुपये ही कॉस्ट आ रही है, तो एवरेज भी 10 ही रहेगा। अगर ऐसा 10-10 नहीं आती, अलग अलग आती, तो आपको इधर और एक कॉलम ऐड करना पड़ता टोटल का, और फिर टोटल लेके टोटल का एवरेज निकालना पड़ता। पर यहाँ पे तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर जगह पे कॉस्ट बराबर 10 रुपये ही आ रही है। मतलब इट्स लाइक सेइंग बच्चों मैंने 3 पेपर लिखे, हर पेपर में मेरे को 100 में से 80 मार्क मिले, तो मेरा परसेंटेज कितना होगा, तो 80% ही होगा ना सर, क्योंकि तीनों में एग्जैक्टली 80-80 आया है। अगर अलग अलग आए रहते तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ता। वैसे यहाँ पे अगर ये टोटल कॉस्ट हर जगह पे अलग आई होती, इधर 10 इधर 10 इधर 10 की जगह पे अलग अलग आई होती, तो चौथा कॉलम और एक बनता जिसमें मैं इधर सबकी मिला के टोटल कॉस्ट निकालता, सबके मिला के यूनिट्स निकालता, और मेरे को कॉस्ट पर यूनिट मिलता, और वो कॉस्ट पर यूनिट में इस्तेमाल करता। पर यहाँ पे वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। 6000 यूनिट से हर यूनिट पे 10 रुपये के हिसाब से 60,000 का खर्चा हो गया। तो मेरा प्रॉफिट जो आएगा इस ऑर्डर से 90 माइनस 60 इट इज़ 30,000 रुपीज़। 2000 यूनिट्स पर मंथ फॉर 3 months इट इज़ 6000 यूनिट्स। एवरी यूनिट आई अर्न 5 रुपीज़, 6 5 30,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। JBPP लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स A and B साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम प्रोसेस। एक प्रोसेस से 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। द प्रोसेस प्रोड्यूसेस अनदर प्रोडक्ट C विच इज़ रिकवर्ड इंसिडेंटली। बच्चों जो मेन प्रोडक्ट नहीं है, जो बस बन जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। जो हमारा मेन टारगेट नहीं था, जो बस बन गया, उसको हम लोग बाय प्रोडक्ट का नाम देते हैं। फ्रॉम द मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ A and B। तो A and B हमारा मेन फोकस था, उसके साथ साथ और एक प्रोडक्ट बन गया है, वो है C। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, मतलब आपकी जॉइंट कॉस्ट कितनी दी है, 14,82,000 रुपीज़ की आपकी जॉइंट कॉस्ट है। एज द जॉइंट कॉस्ट आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स, जॉइंट कॉस्ट आर अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स। ये लोग ने स्पेसिफिकली बोला है, बिकॉज हमारे पास सारी जॉइंट कॉस्ट सेम यूनिट्स में मेजर्ड है, मेजरेबल है। हम कौन सी मेथड को फॉलो करते हैं, तो फिजिकल यूनिट मेथड को फॉलो करते हैं। हम यूनिट्स जितनी यूनिट्स बनाए उसके हिसाब से हम उसको जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दो द जॉइंट प्रोडक्ट्स A and B आर सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, भले हम लोग A और B को स्प्लिट ऑफ पे बेच सकते हैं, दे कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड सोल्ड एट अ हायर मार्केट प्राइस विथ सम सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स। पर हम अगर चाहे तो हम उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद ज़्यादा प्राइस पे उधर का उधर बेच सकते हैं, या फर्दर प्रोसेस करने के बाद और अच्छा मार्केटिंग करने के बाद और महंगे प्राइस पे बेच सकते हैं। ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। हाउएवर प्रोडक्ट C कैन ओनली बी सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, पर ये ऑप्शन C में अवेलेबल ही नहीं है। C के केस में हमको कंपल्सरीली फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है, जबकि A और B के केस में ऑप्शन अवेलेबल है। उनको चाहिए तो स्प्लिट ऑफ पे भी बेच सकते हैं, या फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी बेच सकते हैं। द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट C, the management is of the view that the net realizable value of product C at split off point is too small, the value may be deducted from the joint production cost। मतलब बोल रहा है जो NRV आई है C की वो इतनी कम है कि हम उसको क्या करेंगे, उसको जॉइंट कॉस्ट से माइनस करेंगे, और बची हुई जो जॉइंट कॉस्ट है वही A और B में बांटेंगे। और वो भी कौन से रेशो में बांटेंगे, तो क्वेश्चन ने पहले ही बताया था कि वो भी कौन से रेशो में बांटेंगे, वो आप फिजिकल यूनिट्स के रेशो में बांटो। द रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर एज बिलो। अभी उनका डेटा दिया है, उनका आउटपुट दिया है इन केजीज, उनका सेलिंग प्राइस दिया है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, अगर स्प्लिट ऑफ पे बेचेंगे तो कितने में बेच सकते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है उनकी पर किलो, फर्दर मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है पर केजी, कितने में बनाएंगे कितने में मार्केट करेंगे, और उनकी सेलिंग प्राइस कितनी है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद उसको कौन से प्राइस पे हम बेच सकते हैं, उसका डेटा दिया है। ऊपर का भी सेलिंग प्राइस है, नीचे का भी सेलिंग प्राइस है, बीच में की कॉस्ट देके रखी है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट्स इफ दिस आर सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। अगर बिना फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, एंड वेदर द जॉइंट प्रोडक्ट शुड बी प्रोसेस फर्दर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो बताओ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं फर्दर प्रोसेस करने से तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो बताओ एक्स्ट्रा इतना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो बस बच्चों डेटा अपने को बस प्रेजेंट करने को आना चाहिए, डेटा आ गया तो अपना आंसर ईजी है। कैसे है देखो बच्चों, ये हमारी, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ इधर, हमने पहले जॉइंट प्रोसेस किया है,
जॉइंट प्रोसेस करने के बाद हमको 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कौन से? तो ए, बी और सी। करेक्ट। ये जॉइंट कॉस्ट कितनी इनकर हुई है? क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है? JEBP मैन्युफैक्चर्स 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम प्रोसेस अनदर प्रोडक्ट सी विच इज़ रिकॉर्ड इंसिडेंटली। ए बी बनाते वक्त सी बन गया। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन इज 1482। तो इसका जॉइंट कॉस्ट कितना हुआ है? 1482 हुआ है। बोल रहा है कौन सी मेथड को फॉलो करेंगे बांटने के लिए? तो फिजिकल यूनिट को फॉलो करेंगे। ए और बी को हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच सकते हैं या उधर के उधर बेच सकते हैं, अपना चॉइस है। हायर मार्केटिंग करेंगे तो ज़्यादा प्राइस पे बेच सकते हैं, पर सी को कंपलसरीली हमको क्या करना पड़ता है? फर्दर प्रोसेस करना ही पड़ता है। और कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं? तो बोल रहा है NRV निकालेंगे सी की और उसको जॉइंट कॉस्ट से माइनस करेंगे। तो बस डेटा लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ पे बेचेंगे तो कितने में बेच सकते हैं? तो ये डेटा है उसका। इसको 72 में बेच सकते हैं, इसको 80 में। इसको स्प्लिट ऑफ का ऑप्शन ही नहीं है। इन सबको फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो व्हाट इज़ माई फर्दर प्रोसेस प्लस मार्केटिंग कॉस्ट? कितना खर्चा होता है? इधर 16 और 8, इधर 24 रुपये का खर्चा होता है, उधर 28 का खर्चा होता है, इधर 8 + 4 12 का खर्चा होता है। व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग? तो ये उनके डेटा दे के रखे हैं। इसको 112 में बेच सकते हैं, इसको 104 में, इसको 24 में। करेक्ट। और क्वांटिटी कितना दिया है? तो इसका 16250, इसका 8125 और इसका 1625। तो पहला तो हम बात ये किसकी बात हो गई बच्चों? ये बात हो गई ए की, बी की और सी की, जिसमें से ये जो है ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। क्वेश्चन है बाय प्रोडक्ट के बारे में। लास्ट पैरा में क्या बताया था? बाय प्रोडक्ट को कि बिकॉज हमारी NRV कम है तो उसको हम जॉइंट कॉस्ट से माइनस करते हैं। तो व्हाट इज़ द NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट? व्हाट इज़ द NRV ऑफ सी? सी बेच के नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है अपने को? बच्चों सी को हम बेचते 24 रुपये में, पर 24 रुपये में से 12 रुपये तो बाद में का खर्चा ही है, तो हमको नेट 12 रुपये मिलता है एक यूनिट का। और ऐसे कितनी यूनिट्स हैं? बराबर ना बच्चों, 24 में बेचते हैं जिसमें से 12 तो खर्चा ही होता है, तो 12 ही बचता है। और उसकी यूनिट्स कितने हैं? उसके है 1625 यूनिट्स। तो कितना आएगा? 24 - 12 इज 12 इंटू 1625। तो इट इज़ 19,500 रुपीज़ अपने को नेट मिल रहा है। ये पैरा ने क्या बताया था कि बिकॉज सी की NRV कम है, उस सी को क्या करेंगे? इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इस NRV को हम जॉइंट कॉस्ट से माइनस करेंगे। तो बच्चों मेरी जॉइंट कॉस्ट कितनी थी यहाँ पे? 14,82,000 थी। करेक्ट। उसमें से इसकी NRV को माइनस करेंगे। तो व्हाट इज़ माई नेट जॉइंट कॉस्ट नाउ? इट इज़ 1482 माइनस 19,500। इट इज़ हाउ मच? 1462,500। अभी ये जॉइंट कॉस्ट है जो अपने को बांटनी है ए और बी में। और क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है कि इसके बेसिस पे बांटो, तो उसको बांटो फिजिकल यूनिट्स के बेसिस पे। आपके फिजिकल यूनिट्स ए और बी के क्या है? 16250 और 8125। 8125 इंटू 2 इज 16250। मतलब इन दोनों में आपस में जो रेशो है वो 2:1 का है, तो वो 2:1 के रेशो में बांटेंगे। तो कितना आएगा? 1462,500 डिवाइडेड बाई 3, तो इट इज़ 487,500 इसका आएगा। और उसका कितना आएगा? 9,75,000। तो ये जॉइंट कॉस्ट जो बांटी गई है उसका फिगर्स है। तो एक बार ये आ गया तो अपने को तो आंसर आना चाहिए। पहला सवाल पूछ रहा है डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट्स इफ दीज आर सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बिना बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट लॉस होगा? तो सीधी सीधी बात है, इसका आंसर इधर ही लिख देता हूँ मैं, ए और बी का। व्हाट इज़ माई सेल्स एट स्प्लिट ऑफ? बच्चों ए का कितना यूनिट्स है? तो ए के 16,250 यूनिट्स है। और स्प्लिट ऑफ में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? ऑब्वियसली 112 तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली सेलिंग प्राइस थी। स्प्लिट ऑफ वाली सेलिंग प्राइस ये है विच इज़ 72। तो कहने से 16,250 इंटू 72 इज 16,250 इंटू 72 इज माई सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो दिस इज 16,250 इंटू 72 और उसी लॉजिक से उसका भी निकलेगा 11,70,000
और उसका आएगा 8125 इंटू 80 650। इसमें से जॉइंट कॉस्ट को माइनस करेंगे, जो ऊपर निकाली हमने 975 और 487 500। तो दिस द आंसर्स आर 160 to 500। अभी किसी के दिमाग में ऐसा कुछ तो डाउट नहीं आ रहा है ना सर, इसमें आपने वो अगले वाले 24 रुपये क्यों नहीं लिए? बिकॉज हमने सेल कहाँ पे किया है? विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग किया है। तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग के पहले ही बेच दिया है तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो आनी ही नहीं है उस चीज़ के अंदर। यू विल नॉट इनकर दिस कॉस्ट, करेक्ट? यू विल जस्ट गेट 72 बाय इनकरिंग द जॉइंट कॉस्ट। पर ये बोल रहा है वेदर जॉइंट प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड डिसाइड ऑन द बेस ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। फर्दर प्रोसेस करे क्या नहीं करे? तो अभी क्या करेंगे, जैसे ऊपर हमने दोनों का प्रॉफिट निकाला बिना फर्दर प्रोसेसिंग के, इधर हम क्या करेंगे, दोनों का प्रॉफिट निकालेंगे अगर हमने उनको फर्दर प्रोसेस किया तो ऐसे केस में सेल्स कितने होंगे बच्चों? तो इसका 16,250 का सेल होगा, पर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे, मतलब इसका 112 रुपये के हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इट इज़ 16,250 इंटू 112 विच इज़ 18,20,000। उसका आएगा 8125 इंटू 104 विच इज़ 8,45,000। ऑब्वियसली नीचे जाके बेचा हमने तो पहला ऑब्वियसली उसका जॉइंट कॉस्ट भी इनकर होगा और उसका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इनकर होगा। जॉइंट कॉस्ट का तो स्प्लिट हमने पहले ही किया था तो वो तो सेम ही रहने वाला है, 975 एंड 487 500। उसके में से माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो कितनी रुपये पर यूनिट थी इधर, प्रोसेसिंग प्लस मार्केटिंग कॉस्ट 24 रुपीज़ पर यूनिट ऑन 16,250 यूनिट्स। 24 into 16,250, this is 390, and over here it is 28 into 8125 which is 227,500। तो ऐसे केस में इधर प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों? इट इज़ 1820 माइनस 975 माइनस 390। ओवर ईयर विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 455, जबकि उधर 8,45,000 माइनस 487,500 माइनस 227,500 इट इज़ 130। तो अभी अगर मैं डिसीजन मेकिंग की तरफ जाऊं कि मुझे करना चाहिए फर्दर प्रोसेस की नहीं करना चाहिए, तो ए को स्प्लिट ऑफ पे बेचेंगे तो 195 मिलता है, फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो 455 मिलता है। तो फर्दर प्रोसेसिंग करे कि नहीं करे, तो ऑब्वियसली ए का फर्दर प्रोसेसिंग करना है, क्योंकि ए का फर्दर प्रोसेसिंग करने से हमको प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। बी के केस में 160 to 500 पहले कमा रहे थे, फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो 130 की ही कमाई हो रही है। मतलब एक्चुअली आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बढ़ने की जगह पे आपको 160 to 500 माइनस 130 यू आर गेटिंग अ लॉस ऑफ 30 to 500। इसका मतलब बी को फर्दर प्रोसेसिंग करने से नुकसान हो रहा है। तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग करने से नुकसान हो रहा है और हमारी चॉइस है कि हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हम बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ए को ही फर्दर प्रोसेस करेंगे और बी को हम स्प्लिट ऑफ पे ही बेचेंगे। This has to be the answer because by further processing we incur a loss of B को further process करने से 30 to 500 का हमको लॉस हो रहा है। इसके लिए A को फर्दर प्रोसेस, A के केस में हम फर्दर प्रोसेस करेंगे और B के केस में फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, उसको हम वैसे के वैसे स्प्लिट ऑफ पे ही सेल कर देंगे। बच्चों आमतौर पे ऐसे ही क्वेश्चंस पे ऐसे ही आंसर होता है। आपको कभी आंसर ऐसा नहीं मिलेगा कि सबको फर्दर प्रोसेस करो या किसी को भी फर्दर प्रोसेस नहीं करो, वरना फिर क्वेश्चन का सेंस ही नहीं है ना। तो क्वेश्चन का सेंस तभी बनेगा जब भी आपको चॉइस करने को बोला जाएगा कि हाँ इसको करना चाहिए और इसको नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉर्मल ट्रेंड, ऑब्वियसली एक आमतौर पे इसी तरीके से पेपर सेट किया जाता है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। तो बच्चों इस वीडियो को हम इधर ही रोक देते हैं। लास्ट के 3-4 जो क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन है, वो अगले वाले पार्ट में मैं कवर करूँगा ताकि ये जो RTP का डिस्कशन है वो क्लोज हो सके। 1 घंटे के आसपास का वीडियो आप अपने फ्री टाइम में देखोगे तभी भी आपको इसकी क्लैरिटी आ सकती है। तो बच्चों इसके पहले भी मैंने और 2 वीडियोस अपलोड किए जिसमें पहले वाले पार्ट्स को इसी पेपर के पहले वाले 8 जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उसको कवर किया है, और इसके आगे और एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें बचे हुए क्वेश्चन को भी मैं समझा दूँगा। तो बच्चों पढ़ाई करना, एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है आपकी। बाय एवरीवन।